सबसे पहले तो मैं इसको आपसे त्रिगुणायत साहब समझना चाहता हूं, बिकॉज दिस हैज टू डू मोर विद द डायलॉग। क्या पहले से कोई रूपरेखा तैयार होगी, उसके इर्द गिर्द बातचीत होगी, और अगर होगी तो उस लाइन में सारे लोग फॉल करें, उस पर सब सहमत हों, सेम पेज पर आए, इसकी संभावना आप क्या देखते हैं? देखिए दिनेश जी, बात ऐसी है कि जो भी संभावनाएं या जो भी रूपरेखा है वो बहुत काफी पहले से भारत ने सुनिश्चित कर रखी है। इससे पहले कि तालिबान आया तब से लेकर के अफगानिस्तान फॉर अफगान पीपल, अफगान लेड डायलॉग, अफगान कंट्रोल प्रोसेस, लेकिन उसके बाद सडनली सिचुएशन बदल गई। लेकिन उसके बाद में 2 या 3 रेडलाइंस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो दी है उसके बारे में अगर आप देखें तो भारत जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और प्रेसिडेंसी थी हमारे पास, तो उस वक्त जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 जब पास हुआ था उसमें बड़ी क्लियरली 3-4 चीजें कही जो आपने अभी अपने वक्तव्य में भी बोली है। तो उसमें सबसे बड़ी बात भारत का कंसर्न जो है, एक तो ये है कि किस तरह से वहाँ के अफगान के लोगों को, जिनके लिए भारत पिछले 20 साल से लगातार खड़ा रहा है, पूरी तरह उनके नेशनल डेवलपमेंट में मदद करी है, किस तरह से वो आगे कर सकते हैं। क्योंकि तालिबान से भी, उनकी लीडरशिप से भी काफी इंडिया को मैसेजेस आए हैं और इस तरह के उनको अफगान की जरूरत है, असिस्टेंस की जरूरत है। आप देखिए आज की जो डेट में किसी को भी आप ब्लेम कर सकते हैं जिसने ये एग्रीमेंट किया, जिसने तालिबान को फैसिलिटेट किया, जिसने टेररिज्म को बढ़ाया आगे, तो उन सब मुल्क के बारे में आप बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात करने की है वो है किस तरह से वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इन दोनों चीजों को किस तरह से हैंडल किया जाए। और मेरे ख्याल से यही बात जो है दिल्ली डायलॉग में पूरी तरह से सुनिश्चित होगी कि टेररिज्म ना बढ़ पाए, वहां से आगे ना बढ़ पाए। आज भी तालिबान ने ये कहा है कि हम किसी अपने यहाँ से नहीं चाहते, लेकिन क्या तालिबान की कैपेसिटी है कि वो आईएस के या अल-कायदा को उनको रोक पाएगा? तो ये बड़ी एक चीज है। त्रिगुणायत सर, ये आपने इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। अब सवाल ये है, एनके सूद साहब भी इस बीच बाय द वे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व ऑफिसर रॉ के रहे हैं वो, और सूद साहब का इस कार्यक्रम में जुड़ना निश्चित रूप से एक वैल्यू एडिशन करने वाला है हमारी ओवरऑल इस परिचर्चा में, इस डिबेट में। सूद सर, स्वागत है आपका। लेकिन इससे पहले कि मैं उनके पास जाऊं, मैं जरा इसको ये समझना चाहता हूं, चतुर्वेदी सर, ये रीजनल पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात और खित्ते में अमन की बात जो हमेशा पाकिस्तान करता रहा है और ये भी कहता रहा है कि हिंदुस्तान को हमसे बातचीत करना चाहिए, ये एक मौका नहीं था क्या जहां हिंदुस्तान के साथ बातचीत हो सकती थी नुमाइंदगी सुनिश्चित करके, लेकिन पाकिस्तान ने इसको अवेल ना करना ठीक समझा? आपकी टिप्पणी। दिनेश जी, आपने जो एक हिंट दिया है बिल्कुल सही है। ये एक बहुत ही सुनहरा मौका था पाकिस्तान के पास अपने आप को इस तरह से स्थापित करना कि वो क्षेत्रीय शांति में विश्वास रखता है, लेकिन उसने ये नहीं इसको फायदा नहीं उठाया, क्योंकि उनकी मंशा ही गलत है, उनकी नीति गलत है, उनके दिल में जो एक मुद्दा है वो दूसरा है। वो तो आतंकवाद, अस्थिरता में विश्वास करते हैं, और इसलिए आप ने कुछ दिन पहले बहुत ही रीसेंट स्टेटमेंट भी उनके प्रधानमंत्री जी का सुना होगा कि जो क्षेत्रीय स्थिरता जो साउथ एशिया में है उसके लिए भारत जिम्मेवार है, और जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझेगा तब तक ये साउथ एशिया में स्थिरता नहीं आ सकेगी, शांति नहीं होगी। कोई इसका मतलब नहीं है, कश्मीर से कोई लिंकेज नहीं है, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, ये पूरी दुनिया ने माना है, और इसमें कोई अब दो राय नहीं रह गई है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का एक ही मुद्दा है कि यहाँ पे अस्थिरता रखें। नहीं सर, ये क्यों है? ये सवाल ये है कि ये क्यों है, और फिर ऐसे में दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स में जाकर ये बात कहना कि हमसे बातचीत नहीं कर रहा है हिंदुस्तान, या उसको बातचीत की टेबल में आना चाहिए। अब जब बातचीत का एक मौका बन रहा था, उसको क्यों जाने दिया पाकिस्तान ने? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।